नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल ज्योतिष साधना पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यह वीडियो मैंने ज्योतिष पर एक जनरल चर्चा करने के लिए बनाया है और इस वीडियो में मैं शनि के अपकमिंग गोचर जो कि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर शुरू करने वाले हैं अपना, उस पर चर्चा करने वाला हूं। ज्योतिष के विद्यार्थी जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो इस चर्चा को अवश्य सुने, क्योंकि इस चर्चा में मैं मोटा मोटा जो है सर्वतोभद्र चक्र के अराउंड ही चर्चा करने वाला हूँ। और सर्वतोभद्र चक्र सीखने के लिए बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, इसको यानी इसकी वर्किंग कैसे समझनी चाहिए। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलनी चाहिए। तो जिन लोगों का ज्योतिष सीखने में, नए नए ज्योतिष के कॉन्सेप्ट सुनने में इंटरेस्ट है, वो तो इस वीडियो को अवश्य सुने, ऐसा मेरा एडवाइस है आपको। बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज जो है 23 मार्च है। आज भगत सिंह का शहीदी दिवस है। आज भगत सिंह ने वीर गति प्राप्त की थी 1931 में, अंग्रेजी साम्राज्य के अगेंस्ट फाइट करते हुए। तो बहुत यादगार दिन है। और 23 मार्च 2025 से लगभग 6 दिन बाद यानी 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में अपना ट्रांजिट शुरू करने वाले हैं, पाइसिस में। तो उस ट्रांजिट के बारे में हम लोग जानेंगे। हमें ये जानना है कि जैसे आप लोग नॉर्मल इंटरनेट पे पढ़ लेते हो कि फलानी राशि के लिए एक पैराग्राफ लिख दिया, और मान लीजिए लिख दिया कि कन्या राशि के लिए ये प्रभाव होगा। एक दो पैराग्राफ आप पढ़ लेते हो और सोचते हो कि ये जो जनरलाइज्ड एक ऑब्जर्वेशंस हैं, चलो इसमें कुछ ना कुछ तो फिट बैठेगा ही। तो आप बिल्कुल सही हो, कुछ ना कुछ तो फिट बैठेगा ही। इतनी सारी आबादी है, देखो दुनिया की आबादी जो है आप समझ सकते हैं कितनी है। यानी इंडिया की आबादी ही 1.5 बिलियन के आसपास है, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन के आसपास है। तो अगर आप उसे 12 से डिवाइड करेंगे तो एक राशि में 850 लाइक CR लोग होते हैं। 850 करोड़ लोग एक राशि के होते हैं। तो किसी ना किसी के ऊपर तो कोई लाइन फिट बैठ ही जाती है, और हम सोचते हैं कि ये जो रीडिंग है ये एक्यूरेट है। लेकिन सर्वतोभद्र चक्र एक ऐसा टूल है जिसको भारतीय ज्योतिष में बहुत समय से यूज किया जाता रहा है। बहुत प्रभावी टूल रहा है, महाभारत में भी इसका मेंशन है। और दो ज्योतिष के टूल के यूज पर नहीं है, लेकिन सर्वतोभद्र व्यूह जो था, 9वें और 18वें दिन इसकी रचना की गई थी। तो ये उन गिने चुने व्यूह रचनाओं में से एक था जिसकी रचना महाभारत में 2 बार की गई थी, एक गुरु द्रोणाचार्य के रहते और एक गुरु गुरु द्रोणाचार्य के बाद में। तो बहुत इम्पोर्टेंट व्यू है, और इसके ऊपर ज़्यादा मटेरियल हमें आजकल पढ़ने को नहीं मिलता, क्योंकि एक तो लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोग लिमिटेड बातें सुनना चाहते हैं, वो 12 राशियों के बारे में सुन के खुश है, तो कोई इतनी मेहनत क्यों करने जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल चीज़ों से हटके हमें किसी ट्रांजिट को कैसे देखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, शनि का जो गोचर है मीन राशि में अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल के लिए होगा, यानी 30 मंथ्स के लिए होगा। तो 30 मंथ्स में आपके साथ क्या क्या होगा भैया, वो बता पाना तो, यानी ये आधे घंटे भी मैं नॉन स्टॉप बोलूँ तो केवल आपके लिए तो वो पर्याप्त नहीं होगा। 2.5 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जिसमें बड़ी सारी घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एक राशि या एक नक्षत्र के जातकों के लिए प्रिडिक्शन दे पाऊंगा। तो बस मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक साल के अंदर ही शनिदेव की बदलती गति के हिसाब से कैसे कैसे वो अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग जातकों को, अलग अलग नक्षत्रों को, अलग अलग यानी अलग अलग राशियों को प्रभावित करते हैं। आपको ये चीज़ इस वीडियो से सीखनी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। बाकी बातचीत हम जो है वीडियो में के बीच में करते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को यानी लाइक भी करें अगर आपको ये पसंद आए तो, लेकिन मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट आपके सामने लेके आता हूँ, तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे मोटिवेट करें, मुझे और अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि जो है और आप भी अच्छा कंटेंट देख पाएँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले, दोनों तरफ फ़ायदा हो, है ना। तो अब आगे का शुरू करते हैं और आप चीज़ों को ध्यान से सुनिए, समझिए। तो दोस्तों, इस समय आप अपने सामने जगन्नाथ होरा की जो स्क्रीन है इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसको, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना भी सिखाऊंगा। आप जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगा आप वैसे वैसे यूज़ करना सीखेंगे, तो आप भी नए नए चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ी एनोटेशन यूज़ करने वाला हूँ।
तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो डेट है, यानी अभी का समय और तारीख देख सकते हैं। 23 मार्च 2025 रात के 11:30 बजे हैं। देखो 11:30 बजे मैं आपके सामने वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। इस समय आप इस तारीख को ध्यान में रखिए, अभी का ये समय है। अच्छा, इसके बाद जो है हम जाएंगे ये ऊपर, यदि आप मुंडेन टैब देख सकते होंगे यहाँ पे, तो अभी हम इस मुंडेन टैब में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी कार्रवाई को आगे देखते हैं कि क्या बनता है। तो मैं मुंडेन टैब पे क्लिक करता हूँ, तो ऐसी चीज़ें आपके सामने आ गई जैसे कि अब आप इस समय अपने सामने देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो मैंने रेक्टेंगल ब्लू सा ड्रॉ किया था उसके नीचे अब डेट और टाइम आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब को क्लियर करता हूँ और कलर चेंज करता हूँ सबसे पहले तो, ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ी आसानी रहे, और थोड़ा इसे लाइक मोटा कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यदि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे डेट और टाइम है। अच्छा, राइट साइड में नीचे एक दाएं हाथ में टेबल है, ये आप देख सकते होंगे, ये ग्रहों की पोजीशन है इस समय की, जो ये तारीख डली हुई है। तो यहाँ पे यदि आप शनि की पोजीशन देखेंगे, शनि देव की यानी सैटर्न की, तो आप देखिए ये सैटर्न एक्वेरियस में एक्यू लिखा है। एक एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में 29 डिग्री 18 मिनट और 10 सेकंड पर इस समय शनिदेव हैं, यानी एक्वेरियस राशि से निकलने वाले हैं ये। तो अब हमें ये देखना है कि शनि एक्वेरियस साइन से कब निकलेंगे, यानी इनका राशि परिवर्तन कब होगा। तो उस तारीख पर हम कैसे जाएंगे? सबसे पहले हमें यहाँ ये जो मेन्यू है इस पे ध्यान देना है, ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाएं। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो ये जो सन लिखा है यहाँ पे आपको सैटर्न लेके आना है, और आपको यहाँ पे राशि परिवर्तन ही देखना है, तो यहाँ पे हम राशि रहने देते हैं। उसके बाद हमें आफ्टर, यहाँ पे हमें आफ्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो अपना राशि परिवर्तन है ना, वो आफ्टर दिस डेट, यानी इस डेट के बाद, इस डेट और टाइम के बाद जब भी एक राशि परिवर्तन होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आफ्टर करता हूँ, और आफ्टर करने से कुछ होगा नहीं, उसके लिए मुझे बटन दबाना पड़ेगा, ये वाला प्लानिटरी ट्रांजिट मोड वाला। जब ये मैं बटन प्रेस करूँगा, तब यहाँ पे आप एक नई डेट और टाइम देख सकते हैं जब शनि का राशि परिवर्तन होगा। अच्छा जी, अब मैंने प्लानिटरी ट्रांजिट मोड बटन प्रेस किया, तो आप देखिए यहाँ पे नई डेट आ गई है 29 मार्च, और शाम को लगभग 5:05 पे, यानी मेरे स्थान जो दिल्ली में है उस पे शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। नई पोजीशन जो है शनि की आप इस समय देख ही सकते हो, 0 डिग्री 5 में, जो कि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सरलता से दिख जाएगी। अच्छा, एक बार और मैं प्लानिटरी ट्रांजिट मोड का बटन दबाऊंगा, ताकि ताकि आप देखो कि शनि पाइसिस में कब से कब तक रहेंगे। देखो शनिदेव एक राशि में 30 मंथ रहते हैं, यानी 2.5 साल। तो आप देखो 29 मार्च से लेके शनिदेव कब तक पाइसिस में रहते हैं। तो जो है अब मैं दोबारा प्लानिटरी ट्रांजिट मोड बटन दबाऊंगा, और इस डेट के बाद इस राशि परिवर्तन कब होगा उसको देखते हैं। तो मैंने दोबारा बटन प्रेस किया, तो देखिए 3 जून 2027 को शनि एरीज में, यानी अगली राशि मेष में एंटर करते हैं। तो 29 जून 2025 से 3 जून 2027 होता है 2 साल और लगभग 2 ही महीने, यानी आप कह सकते हैं कि 24 और 2 26 महीने। लेकिन देखो शनिदेव एक साइन में कितने टाइम रहते हैं? 30 महीने तक, यानी 2.5 साल तक। पर यहाँ तो शनिदेव 26 मंथ ही रहे, तो अभी 4 महीने अप्रोक्सीमेटली बाकी हैं। तो अब देखते हैं आगे जो शनिदेव का राशि परिवर्तन है वो कब होगा। तो देखो 3 जून 2027 को सैटर्न जो है एरीज में, यानी मेष राशि में घुस गए, यानी एंटर कर गए, ट्रांजिट कर गए। अब देखते हैं अगला राशि परिवर्तन शनिदेव का कब होगा। तो आप देखो, मैं दोबारा प्लानिटरी ट्रांजिट मोड का बटन दबाया, तो अक्टूबर 20 2027 को शनिदेव की न्यू पोजीशन है पाइसिस में 30 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि अगर मैं आपको समझाऊं, तो यदि आप स्क्रीन पे इस समय देख पाए, तो होता क्या है, शनिदेव ये जो विंशोत्तरी दशा वाला बोर्ड है, इसको आप मान लीजिए कि ये एरीज साइन है। तो शनिदेव पाइसिस से ऐसे एंटर करते हैं एरीज में 3 जून 2027 को,
और वो एरीज में वक्री हो जाते हैं, रेट्रोग्रेड, और वापस से पाइसिस में एंटर करते हैं। कब? 20 अक्टूबर 2027 को। अच्छा, इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। शनिदेव जब वापस एंटर करते हैं तो वो पाइसिस में ट्रांजिट करेंगे। अब क्या होगा, अगला प्लानिटरी ट्रांजिट मोड बटन दबाएंगे तो ध्यान दीजिए, 3 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027 तक शनिदेव एरीज में यानी मेष राशि में होंगे। तो अब मैं प्लानिटरी ट्रांजिट मोड बटन दबाता हूँ तो देखो 20 अक्टूबर से लेके 23 फरवरी तक, यानी लगभग 4 महीने ये हो गए। तो 4 महीने जो शनिदेव पाइसिस में होंगे और फिर से एरीज में आ जाएंगे। यानी कि क्या होगा कि शनिदेव अपनी वक्री गति के साथ पाइसिस में दोबारा एंटर यानी करते हैं, फिर वो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएंगे और फिर वापस से एरीज साइन की तरफ आने लग जाएंगे। तो ये जो क्यूमुलेटिव पीरियड ऑफ स्टे है ना सैटर्न का, 4 मंथ का, इसको भी हम काउंट करेंगे पाइसिस में। तो तो शनि देव का जो पाइसिस में स्टे है वो थोड़ा ब्रोकन है, लेकिन है अप्रोक्सीमेटली 30 मंथ का ही। तो कोई आपसे पूछेगा शनिदेव पाइसिस में कब से कब तक होंगे, आपका आंसर होगा 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027, फिर 20 अक्टूबर 2027 से लेके 23 फरवरी 2028। इसके बाद शनिदेव फिर पाइसिस में नहीं आएंगे, 30 साल बाद ही आएंगे, जो उनकी नॉर्मल चाल होती है उससे। तो ये चीज आप समझ गए कि शनिदेव का पाइसिस में ट्रांजिट कब से कब तक होगा। तो इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा बहुत यूज करना भी आप सीख गए होगे, है ना। अब हम सर्वतोभद्र चक्र की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सर्वतोभद्र चक्र के हिसाब से शनिदेव का ट्रांजिट किन किन लोगों को यानी प्रभावित करने वाला है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गो टू सर्वतोभद्र चक्र एंड हैव अ क्विक टूर ओवर देयर। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी आपको कहा था कि 23 मार्च 1931 में भगत सिंह ने आज के दिन शहादत पाई थी। तो उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जी भी थे, तो उनका नाम भी ना भूलें। हमें किसी भी उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं भूलना चाहिए जिसने एक आनंदपूर्ण जीवन को त्याग कर हमारी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। तो इसलिए हम इन तीनों को, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और बाकी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के, हमेशा आभारी होंगे, क्योंकि उनके बलिदानों के कारण ही अंग्रेजों की जो ताकत है वो हिली और इवेंचुअली उन्हें भारत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ऐसे सभी वीर सेनानियों को हमारा हमारा प्रणाम है। तो इस समय आप ये जो सामने एक सर्वतोभद्र चक्र देख सकते हैं, वैसे तो ये सर्वतोभद्र चक्र भारत देश का है। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब भारत आज़ाद हुआ था, तब पुष्य नक्षत्र था, कैंसर मून साइन था। उस दिन जो है गुरुवार था और त्रयोदशी तिथि थी। तो ये सब येलो जो स्क्वायर हैं आप अपने सामने, इनको आप थोड़े समय के लिए इग्नोर कर दो कि भाई ये है ही नहीं। आपको केवल सर्वतोभद्र चक्र पर ही ध्यान देना है। अच्छा, इस सर्वतोभद्र चक्र में जो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जो ये ब्लू में पोजीशन देख सकते हो ना, ब्लू रंग से, मैं जरा रंग चेंज करके आपको बताता हूँ ताकि आप एक स्पष्ट रूप से इस चीज को समझ पाओ। ये ब्लू रंग से जितने भी ग्रहों के नाम आप देख सकते हो, राहु हो गया, ये असेंडेंट हो गया, ये मंगल हो गया, ये 15 अगस्त 1947 के समय यानी 15 अगस्त 1947 के समय ग्रहों की स्थिति थी। नीले रंग से लिखे गए सभी ग्रहों की स्थिति को आपको इग्नोर करना है। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, जो ये लाल रंग से ग्रहों के नाम लिखे हैं, चाहे यहाँ पे देख लीजिए, चाहे यहाँ पे देख लीजिए, है ना। तो आपको सिर्फ इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है ताकि आप चीजों को समझ पाओ। ये अभी की स्थिति है या उस समय की स्थिति होगी, जो भी डेट और टाइम यहाँ पे होगा, आपको लाल रंग से जो ग्रहों के नाम लिखे हैं केवल उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अच्छा, अब हम समझना जो है शुरू करते हैं। मैं ये जितनी सारी ड्राइंग्स हैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से समझा सकूं और आप भी जो है आराम से समझ सको चीज़ों को, क्योंकि चीज़ों को समझना परम आवश्यक है। 1 मिनट का समय जो है आप मुझे दीजिए ताकि मैं अपनी स्क्रीन पर चीज़ें एडजस्ट कर पाऊँ और आप लोगों को समझा पाऊँ, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ही ना समझ में आएगा तो फिर कैसे होगा, है ना। अच्छा भाइयों, अब यहाँ पे ध्यान दो कि शनि देव अभी यहाँ पे हैं। यहाँ पे ये मैंने सैटर्न के नीचे ब्लैक एक लाइन ड्रॉ की है। सैटर्न इस समय यहाँ पे हैं और ये नक्षत्र है
पूर्वा भाद्रपद, यदि आप इसे देख पाए तो पूर्वा भाद्रपद एक नक्षत्र है जिसके 4 पद होते हैं। 3 पद कुंभ राशि में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये 3 पद तो इसके कुंभ राशि में और 1 पद इसका केवल पाइसिस में है। तो जब शनि पाइसिस में आएंगे तो उनका नक्षत्र सेम ही होगा, बस राशि चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो शनिदेव पूर्वा भाद्रपद के 3रे पद में है। अब क्या है ना कि मैं 1 हफ्ते बाद की डेट यानी 6 दिन बाद की डेट यहाँ से डालता हूँ, 29 मार्च की यहाँ से डालूंगा तो आप देखेंगे शनिदेव का गोचर यहाँ पे राहु के साथ आ जाएगा। मैं इस एरो को हटा देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाओ। मैं यानी यहाँ पे डेट स्ट्रेट 29 तारीख डाल देता हूँ तो, और इसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखो शनिदेव जो लाल रंग से अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3रे पद में लिखे हैं वो 4थे पद में आ जाएंगे। जैसे ही मैं कैलकुलेट दबाता हूँ ये देखिए आ गए ना, शनि और राहु एक साथ 4थे पद में। देखिए तो नक्षत्र सेम रहा पूर्वा भाद्रपद, लेकिन शनि का राशि परिवर्तन हो गया। तो शनिदेव ने नक्षत्र सेम रखते हुए अपना राशि परिवर्तन कर लिया। ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हमें देखना है अभी की स्थिति यानी जो अभी 23 मार्च की स्थिति है। अभी शनिदेव किन किन लोगों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। देखो हम क्या समझते हैं शनिदेव पता नहीं कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रहे होंगे। तो ये नक्षत्रों के थ्रू ट्रांजिट की स्टडी है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, टाइम टेकिंग होती है। लेकिन इस ये समझ में आ जाए तो आपको प्रिडिक्शन करने में, भविष्यवाणी करने में बहुत आसानी रहती है। आपको हर नक्षत्र का नेचर इत्यादि समझना पड़ता है, उसके बेस पर बहुत एक्यूरेटली और बहुत इंप्रेसिव प्रिडिक्शंस आप कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं 23 मार्च पे आ जाऊँ। शनिदेव को वापिस जो है हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3रे पद में ले आते हैं। दोस्तों यहाँ पे यदि आप देख पाए तो सन शनि के बहुत पास है। यहाँ पे इस समय देखिए ये सन है तो ये अगले ही नक्षत्र में है, सैटर्न से ज्यादा दूर नहीं है। फलस्वरूप सैटर्न की जो गति है इस समय वो तीव्र है, यानी सैटर्न तेज गति से जो है मूव कर रहे हैं। तो इस समय यदि आप देख पाए एरो, तो सैटर्न से एक एरो निकलती है ब्लैक रंग की और वो ऊपर पुनर्वसु नक्षत्र पर जाती है जहां पे मंगल इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, है ना। यदि मैं आपको एनोटेशन ड्रॉ करके दिखाऊं, उसके पहले सारी ड्राइंग हटा देते हैं। तो शनि से एक एरो, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एरो ड्रॉ नहीं कर पाया, पता नहीं क्या कारण रहा। ये एरो ऐसे जा रही है, ब्लैक रंग की एरो। यदि आप देख पाए तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये देखिए एक एरो गई है ना ऊपर। तो इसका मतलब ये है इस समय देखो शनि का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 2 राशियों के लोग होते हैं। कुंभ और मीन दोनों राशियों के लोग पूर्वा भाद्रपद के होते हैं, यानी पूर्वा भाद्रपद के 75% लोगों की राशि कुंभ होती है और 25% लोगों की राशि मीन होती है। लेकिन इस समय मीन राशि के जातक भी यानी प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि भाई केवल जो है कुंभ राशि के लोग ही इस समय इम्पेक्टेड हैं सैटर्न से। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक भले ही वो मीन राशि के हों, क्योंकि उसी घर में तो शनि यानी उसी नक्षत्र में तो शनि का गोचर पहले से ही है, बहुत पहले से। तो प्रभावित तो वो लोग पहले से हैं। उनको 29 मार्च को ऐसा क्या फील कर पाएंगे कि वो स्पेशली वही यानी इम्पेक्टेड होंगे। देखो 29 मार्च को शनि 4थे पद में चले तो जाएंगे, लेकिन रहेंगे पूर्वा भाद्रपद में ही। तो आप ये समझ लो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के वो जातक जिनकी राशि कुंभ है वो तभी भी शनि के प्रभाव में होंगे, क्योंकि उनके नक्षत्र को अभी शनि ने फ्री नहीं किया। शनि देव ने उनके नक्षत्र को अभी फ्री नहीं किया है, तो वो अभी भी इसके प्रभाव में होंगे। कुंभ राशि वाले जातक जिनका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है वो ये ना सोचे कि भाई पीछा छूटा, शनिदेव मेरी साइन से भाग गए। भाई साइन से भागे हैं लेकिन नक्षत्र से नहीं भागे हैं, ये चीज आप यहाँ पे समझ लो। मैंने अभी आपको एक वीक करके आगे बताया था ना कि शनिदेव केवल 4थे पद में जाएंगे, रहेंगे तो वो पूर्वा भाद्रपद के अंदर ही। तो यहाँ पे पूर्वा भाद्रपद वाले तो अभी इम्पैक्ट में हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन लोग इम्पैक्ट में आते हैं ये देखिए।
जब तीव्र गति होती है ना, तो बीच में जितने भी स्क्वायर पड़ते हैं, चाहे धा, एक धा लिखा है DH, जिनका नाम धा से शुरू होता है, या कोई ऐसी जगह जो धा से शुरू होती है, या कोई ऐसी संस्था जिसका नाम धा से है, जैसे धनुष, ओके, जैसे धृति, बहुत से नाम ऐसे होते हैं। ये क देखिए, के एक क, जिनका नाम क से शुरू होता है, कमला, कुमार, कृष्ण। तो ऐसे सभी लोगों पर शनि का प्रभाव इस समय है, और एक हफ्ते बाद भी रहेगा जब शनि मीन राशि में चले जाएंगे, तो यहां भी कोई चीज में चेंज नहीं आएगा। देखो, बीच में दो मून साइन पड़ते हैं, एरीज और टॉरस। जो जातक एरीज और टॉरस के हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर दशा, तो उन पर भी शनि का प्रभाव है, क्योंकि शनि उनके राशि का वेधन कर रहे हैं इस समय। और एक हफ्ते बाद जब मीन में चले जाएंगे तभी भी वेधन रहेगा, क्योंकि ये डायगोनल एरो एक हफ्ते बाद भी ऐसी होने वाली है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे ये लोग तो प्रभावित अभी भी हो रहे हैं, एक हफ्ते बाद भी होंगे। चेंज क्या आएगा? कुछ नहीं चेंज आया। अच्छा, पुनर्वसु नक्षत्र के जातक भी प्रभावित हो रहे हैं। वो दो वजह से प्रभावित हो रहे हैं। एक तो उनके जन्म नक्षत्र में ही मंगल है, जिनका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है, चाहे वो जेमिनी मून साइन के हों, चाहे वो कैंसर मून साइन के हों, क्योंकि आप देख सकते हो पुनर्वसु भी दो राशियों में फैला हुआ नक्षत्र है। तो पुनर्वसु नक्षत्र वाले जातक तो इस समय शनि के वेधन से भी इंपेक्टेड है और मंगल के ट्रांजिट से भी, यानी दो नेचुरल मैलिफिक्स का जो एक वेदन है वो उनके जन्म नक्षत्र में हो रहा है। तो बहुत ही इम्पैक्टफुल ट्रांजिट है ये इस समय पुनर्वसु वालों के लिए। देखो, शनि और मंगल का नेचर हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा, तो वो नेचर तो हमें स्टडी करना पड़ता है बर्थ चार्ट से। लेकिन वेधन हो रहा है, ये बात आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ लो, और इम्पैक्ट भी उनको झेलने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इन दोनों के इम्पैक्ट से बच जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह, देखो मंगल भी इतनी तेज नहीं चलते और शनि तो सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। तो दोनों का इम्पैक्ट इस समय पुनर्वसु में है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मंगल का इम्पैक्ट वापिस पूर्व भाद्रपद पे नहीं है। यदि मैं आपको एरो दिखाऊं, तो आप मंगल से एक सीधी एरो मूल पे देख सकते हैं। तो मंगल से जो वेधन है वो मूल नक्षत्र पे है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पे नहीं है। तो पूर्वा भाद्रपद वालों की तो वैसे भी थोड़ी अभी स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि वहां पे शनि और राहु का गोचर है। तो वहां के जातक भी इम्पेक्टेड हैं, दो स्लो मूविंग ग्रहों की वजह से। राहु भी स्लो मूव करते हैं और शनि भी स्लो मूव करते हैं, और इनफैक्ट राहु तो वक्री हैं, वो तो अभी जस्ट एंटर किए हैं इस वाले स्टार में। उनको निकलने में तो इट विल टेक लाइक अभी समय लग जाएगा यहाँ तक पहुंचने में। शनि तो अभी निकलने वाले हैं थोड़े समय बाद। अच्छा, अब क्या होता है, अभी हम देखते हैं कि ये प्रभाव कब तक रहेगा। अब जो है, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, 1 मंथ आगे करता हूँ चीज़ों को, कि तो 1 मंथ बाद चीज़ें कैसी रहती हैं। 1 मंथ बाद देखिए, शनि उत्तरा भाद्रपद में आ गए, यानी कभी भी आए बीच में इस 1 मंथ में, पर शनि अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए। तो क्लियरली पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों का पीछा अभी शनिदेव से छूट गया। यहाँ पे शनिदेव से छूट चुका है इनका पीछा। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है, वो नेटिव्स के जन्म नक्षत्र में शनि और शुक्र हैं, दोनों एक साथ हैं। दो ग्रह हैं, बहुत इम्पैक्टफुल ट्रांजिट है ये, क्योंकि दो ग्रह जन्म नक्षत्र में है, तो उनकी दशा इत्यादि पे डिपेंड करेगा। तो उनकी लाइफ काफ़ी हैपनिंग इस समय में हो सकती है, और शनि तो बड़े स्लो चलते हैं, तो काफ़ी समय यहाँ पे होने वाले हैं शनि। देखिए, शनिदेव की गति अभी भी तेज है, तभी भी आप एक डायगोनल एरो इस समय देख सकते हैं उत्तरा भाद्रपद से आद्रा नक्षत्र में जाता हुआ। बीच में 3 बॉक्सेस हैं, च, ओके, च से यानी चंडीगढ़, चा से किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, ठीक है। और वा और बा से भी जिनके नाम होंगे वो भी इस समय प्रभावित हैं शनि के वेधन से। ठीक है, कोई कहेगा भैया मेरी राशि कुछ है। देखो, ये जन्म अक्षर होते हैं च, व और बा। यदि आपका जन्म के समय च, व, बा अक्षर था तो भी आप प्रभावित हैं। अगर आपके बोलते नाम, कॉमन नेम इन अक्षरों से शुरू होते हैं तो भी आप प्रभावित होंगे शनि के इस गोचर से, क्योंकि बोलता लेटर भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना।
बोलते नाम का शुरुआती अक्षर, जैसे किसी का नाम स्वर्णकांत है तो वो सा से शुरू होता है ना। वा से कोई नाम हो, बा से कोई नाम हो तो जैसे विनीता, तो वो नाम व से शुरू है, उस पर शनि का वेधन है। तो नाम अक्षर पर शनि का वेधन होना जो है एक इम्पैक्टफुल चीज है। और ये वेधन ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में हट जाएगा। शनि स्लो मूविंग है, ये वेधन लंबे समय तक चलता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पहले किन को इम्पैक्ट कर रहे थे, एरीज टॉरस और का नाम वाले अक्षरों को और धा नाम वाले अक्षरों को, अब उनको फ्री कर दिया। ठीक है, पुनर्वसु को भी फ्री कर दिया। पुनर्वसु वालों के पास मंगल भी नहीं है अब, तो केवल राहु का वेधन है वहां पे, यदि आप देख सकते हैं तो। अब शनि उत्तरा भाद्रपद के पहले पद में आ गए, तो अब एक महीने बाद दोबारा जाके देखते हैं कैसी चीजें रहती हैं। आप देखो, अब एक महीने बाद गए तो शनि की जो एरो डायगोनल थी, एक महीने के अंदर कभी तो किसी एट सम मोमेंट वो एरो उत्तरा भाद्रपद से स्ट्रेट हो गई है, सम्मुख वेदन हो गया है शनि का हस्त नक्षत्र पे। तो जब सम्मुख वेदन होता है ना दोस्तों, तब आप एक चीज समझो कि बीच के स्क्वायर्स को आप इग्नोर कर सकते हो, बीच के स्क्वायर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल इस नक्षत्र की और इस नक्षत्र की गिनती करेंगे। अब हस्त नक्षत्र वालों के ऊपर भी शनिदेव का वेधन है। जिनका जन्म नक्षत्र हस्त है वो सोचेंगे यार शनिदेव तो बहुत दूर है, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। हस्त नक्षत्र कन्या राशि में होता है, तो भैया देखो यहाँ पे भी शनिदेव का वेधन अभी है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके ऊपर इस समय है ना। अच्छा, एक डेट आप नोट डाउन करो, 13 जुलाई 2025। इस दिन शनि वक्री हो जाएंगे, इस दिन शनि वक्री हो जाएंगे, और 28 नवंबर 2025 को शनि दोबारा से डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी वक्री अवस्था उनकी लगभग 4.5 मंथ की होने वाली है। उसके बाद शनि दोबारा डायरेक्ट हो जाएंगे, वक्री होंगे। तो अब शनि की जो यानी दृष्टि एस्पेक्ट है वो मैं बताऊंगा अच्छा सर्वतोभद्र चक्र में कैसे होगी आगे। पर आप इस डेट को पहले नोट डाउन कर लो ताकि आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। अभी हस्त में हस्त नक्षत्र में वेधन है, एक महीने बाद जाएंगे तो भी भाई हस्त में ही वेधन है। ठीक है ना, कि आप शनि से सीधी एरो हस्त में देख सकते हैं, बीच के स्क्वायर पे फर्क नहीं पड़ता। जब सम्मुख वेधन है वो केवल जब डायगोनल यानी वेधन होता है तभी बीच के स्क्वायर्स को हम गिनते हैं। बीच के सारे स्क्वायर्स अभी आप इग्नोर करो, केवल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर है और हस्त नक्षत्र में शनि का गोचर है। ठीक है, तो केवल ये दो नक्षत्र वाले ही लोग प्रभावित नहीं होंगे, और भी प्रभावित होंगे। अब हस्त नक्षत्र में मान लो किसी का शनि का जो वेधन है, ठीक है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसी का जन्म स्टार है, बर्थ स्टार है, यानी उसके जन्म के समय चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में थे, जो कि हस्त से पहले वाला ही नक्षत्र है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। अब मान लो किसी का जन्म नक्षत्र ये है और उसके जस्ट अगले नक्षत्र में यानी दूसरे नक्षत्र में शनि का वेधन है। शनि उस व्यक्ति के लिए बड़े अच्छे हैं, यानी उसे पैसा देते हैं, कंफर्ट देते हैं, आराम देते हैं। भाई उसके दूसरे नक्षत्र का शनि ने वेधन कर दिया, तो दूसरा नक्षत्र पे वेधन होना बड़ा अच्छा माना जाता है। इट इज वेरी ऑस्पिशियस साइन के शनि जैसा स्लो मूविंग ग्रह किसी व्यक्ति के दूसरे नक्षत्र का वेधन कर रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन देयर दशा उनके लिए तो ये समय बड़ा अच्छा होगा, ये पर्टिकुलर वेधन। अब देखते हैं ये पर्टिकुलर वेधन है कब तक। देखो मैंने आपको तारीख बताई थी 13 जुलाई 2027, 25, आई मीन टू से 13 जुलाई 2025। अच्छा, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो शनिदेव वक्री हो गए, अब रेट्रोग्रेड हो गए, तो शनि की डायगोनल वेधन हो गया। देखो सम्मुख से हट गया, अब हस्त नक्षत्र वाले भैया थोड़े समय के लिए फ्री हो गए। अब भैया शनि का वेधन कहाँ पे आ गया, पूर्वाषाढ़ में। तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वालों की जो है, अब वहां पे शनि का वेधन हो गया, तो उनको भी अब शनि का डायरेक्ट इम्पैक्ट झेलने को मिल रहा है। ऑल दिस वाइल इन सब के बीच में देखो उत्तरा भाद्रपद वालों की वहां पे शनि है आराम से, तो वहां पे तो वेधन है ही है, वहां तो शनि खुद ही मौजूद है, तो वेधन की तो क्या ही बात करनी। पहले शनिदेव ने पुनर्वसु को इम्पैक्ट किया, फिर आग्रा को किया, फिर हस्त को किया, और अब पूर्वाषाढ़ को किया। एक ही साल के अंदर कुछ ही, यानी गोचर करने के 3 साढ़े 3 महीने के अंदर देखो इतने सारे नक्षत्रों को शनि ने प्रभावित कर दिया। और हम अपनी राशि का झुंझुना लेके घूमते रहते हैं कि भाई हमारी तो 7.5 ये लग गई, ये लग गई, वो लग गई। शनिदेव सबको टेस्ट करते हैं बारी बारी।
अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से शनि जो है पूर्वाषाढ़ को देखते हैं। अब पूर्वाषाढ़ को देखते हैं तो बीच में जितने भी स्क्वायर हैं, है ना, बीच में जितने भी स्क्वायर हैं, चाहे वो सा का हो, चाहे वो सा का हो, जिसका बोलता नाम सा से है या जन्म अक्षर सा है, जैसे सोनिया, सक्षम, सुनीति, तो जिनके भी नाम ऐसे हैं, तो उनको शनिदेव का डायरेक्ट इम्पैक्ट मिल रहा है। शनिदेव अगर उनके लिए अच्छे नहीं है तो ये समय उनके लिए अच्छा नहीं है, और अगर शनिदेव उनके लिए अच्छे हैं तो शनिदेव की कृपा से उनकी मौज है। ठीक है। ये ए जो स्वर होता है ए, तो वो ये है ज, जैसे जय शाह, बीसीसीआई के जो अभी आईसीसी के चेयरपर्सन है जय शाह, तो वो जा पे शनि का वेधन हो रहा है। तो अगर शनिदेव उनके लिए अच्छे होंगे इस समय, तब तो उनकी मौज है। अगर भैया शनिदेव उनके लिए खराब है तो जो है उनको टेस्टिंग टाइम झेलना पड़ेगा। उनके चार्ट की प्रिडिक्शन इत्यादि करके देख सकते हैं कि यहाँ पे ये उनके लिए कौन सा, यानी ये वेधन क्या फल लेके आएगा। तो वो तो उनके जन्म कुंडली से नक्षत्र इत्यादि की डिटेल मिलेगी तभी पता चल पाएगा। अच्छा देखो, थोड़े से समय में भी इतने सारे लोग प्रभावित होने लगे। शनि अभी उत्तरा भाद्रपद के दूसरे नक्षत्र में वक्री हो गए। अब वक्री हो गए इसका मतलब क्या है, शनिदेव दूसरे से तीसरे पद में नहीं जाएंगे। अब शनिदेव की गति उल्टी हो जाएगी, दूसरे से पहले पद में आएंगे। ठीक है। तो देखो, एक महीने आगे गए, ये 13 अगस्त आ गया, फिर एक महीने आगे गए तो 13 सितंबर आ गया। 13 सितंबर को देखो शनि पीछे आगे उत्तरा भाद्रपद के पहले स्टार में आ गए, पहले नक्षत्र में आ गए कि नहीं आ गए। अभी एक महीने बाद दोबारा चलते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे क्या सीन हो गया, शनिदेव वापिस से कहाँ पे आ गए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में री एंटर कर गए, जो कि निकल के चले गए थे ना कभी तो अप्रैल में, वो दोबारा से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए। अब फिर से वो कुंभ राशि के जातकों को प्रभावित करने लग गए, क्योंकि कुछ 75 यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 75% जातकों की राशि तो कुंभी होगी ना भाई, उनको प्रभावित करने लग गए। कुंभ से चले गए मीन में तभी भी। यही तो सर्वतोभद्र चक्र की खासियत होती है कि जो है इससे हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। पूर्वा भाद्रपद वालों, नक्षत्र वालों के लिए तो फिर से उनके जन्म नक्षत्र में शनि, वक्री शनि आ गए इस बार तो खैर, और राहु आ गए। दोनों ही पावरफुल ग्रह होते हैं, और शनि वक्री होने के बाद तो और शक्तिशाली हो जाते हैं। आपने आपने यहाँ पे भी देख लिया। अच्छा, अब शनिदेव वक्री हो के जो है भाई पूर्वा भाद्रपद, गा, खा और उत्तराषाढ़ नक्षत्र को देखने लगे। किसको? गा, गा से गमन, गा से गौरव, गा से कोई भी जगह का नाम आप सोच सकते हो, गुजरात। और खा, खा से खगेश, तो खा से खुशी। ऐसे नाम जिनके हैं, जन्म अक्षर है, सबको शनि प्रभावित करेंगे भाई। ठीक है, ये सिर्फ कुछ ही महीनों की बात है। देखो, कुछ ही महीनों में शनि ने कितने नक्षत्रों को प्रभावित किया, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अभी मैक्सिमम आधे घंटे की ये वीडियो होगी, आधे घंटे की नहीं होगी तो 35-40 मिनट की होगी। उसमें देखो एक साल भी नहीं बीता, उसमें शनिदेव इतने ज्यादा यानी नक्षत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल उनका जो 2.5 साल का गोचर है उसको समझने में कितना समय लग जाएगा, है ना। मैंने तो केवल आपको मोटा मोटा 6 साढ़े 6 महीने का समय बताया अभी। ठीक है, तो शनिदेव अब वक्री होके वापिस से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए, करेक्ट। अभी हम 28 नवंबर को चलते हैं सीधा, जब शनिदेव दोबारा से डायरेक्ट होंगे। तो 27 नवंबर को चलते हैं ताकि आपको वक्री होने की आखिरी स्टेज उनकी पता चल जाए। तो शनिदेव यहाँ पे, ये आप देखो वक्री स्थिति में इन्हीं इन्हीं का वेधन कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद वालों का। देखो अभी भी पूर्वा भाद्रपद वालों को नहीं छोड़ा। ठीक है। अब शनिदेव डायरेक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन पूर्वा भाद्रपद से निकल के वो उत्तरा भाद्रपद में पहुंच जाएंगे, थोड़ा समय लेंगे। आपने वो वाली मीम सुनी होगी ना, जरा रुको, जरा ठहरो। तो वही वाली जो चीज़ है यहाँ पे अब होने वाली है। एक दिन आगे चलते हैं। अब शनिदेव अपनी वक्री गति छोड़ने वाले हैं, तो डायगोनल एरो की जगह आप देखो कैसी एरो देखते हो शनि से, स्ट्रेट एरो, करेक्ट। चित्रा में आप देखो, पहले तो चित्रा वालों पे भी इम्पैक्ट नहीं था, अब शनिदेव डायरेक्ट हुए तो यानी चित्रा पे इम्पैक्ट करने लग गए। पहले जब सम्मुख वेदन था तब हस्त नक्षत्र को इम्पैक्ट किए थे, अब चित्रा वालों को करने लग गए। ठीक है ना। तो अब उत्तरा फाल्गुनी जिनका नक्षत्र है, उनके नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र पे शनि का वेधन है। तीसरे नक्षत्र पे शनि का वेधन अच्छा नहीं होता, किसी भी ग्रह का वेधन
अच्छा नहीं होता। बेसिकली उसके लिए आपको चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, बट आप ये समझ लो तीसरे नक्षत्र पे वेदन अच्छा नहीं मानते। नक्षत्र ज्योतिष के अंदर 3 5 7 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें वेदन अच्छा नहीं माना जाता। तो सोचो, जो शनि थोड़े समय पहले उन्हें हस्त पे वेधन करके अच्छा फल दे रहे थे, उन्हीं उत्तरा फाल्गुनी नेटिव्स को अब चित्रा पे वेधन करके शनि खराब फल दे रहे हैं। तो सोचो कितनी जो है यूनिक चीज सर्वतोभद्र चक्र है। यहाँ से हम एक साल में ही शनि के ट्रांजिट को कितने अलग अलग रंगों में समझ सकते हैं, अलग अलग उससे देख सकते हैं। इसके बाद शनि वापस उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे, फिर रेवती में जाएंगे, वक्री होंगे, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। आज देखो, इतना लंबा वीडियो हो गया, तो इतना तो समझ गए आप लोग कि एक यानी बेरली 5 6 महीनों में, या आप कह लो 8 9 महीनों में शनिदेव ने इतने रंग दिखाए, इतने नक्षत्रों को टेस्ट किया। ये नक्षत्र जो है ना, चाहे हस्त हो चाहे चित्रा हो, जहां पे शनि का वेदन है, ये बाकी नक्षत्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी नक्षत्र पे वहां लगता लगता होगा, किसी के लिए सामूहिक सामुदायिक नक्षत्र होगा, किसी के लिए संघातिक नक्षत्र होगा, किसी के लिए क्षेम होगा, किसी के लिए संपत होगा। ऐसे नक्षत्रों की एनालाइज करके हम व्यक्तियों के बारे में बहुत अच्छी प्रिडिक्शन इस सर्वतोभद्र चक्र की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग पढ़े पढ़े कहाँ हो? बेसिकली साढ़े साथी में। भैया साढ़े साथी जैसी कोई गोचर हमारे पुरानी ज्योतिष की किताबों में नहीं लिखा हुआ, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज तो आप यहाँ से भी समझ गए हो कि सिर्फ राशि के आधार पर आप 30 डिग्री का स्पेन होता है, एक राशि का साइन का बहुत बड़ा स्पेन होता है। यहाँ से आप चीज़ों को नहीं समझ सकते, आपको माइन्यूट डिवीजन में आना पड़ेगा। इसलिए नक्षत्र होते हैं, इसलिए क्वार्टर होते हैं, इसलिए इवेंचुअली कृष्णमूर्ति जी ने सबलॉर्ड की जो है खोज की, उस पे इनोवेशन की, और खुल्लर साहब ने सब लॉर्ड पे इनोवेशन की, उस पे अपना मेथड डिवाइस किया, इनोवेट किया। तो बहुत बड़ा स्पैन होता है राशि का, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव अपना रंग ऐसे ही बदलते हैं, कभी डायरेक्ट हो जाते हैं, कभी तेज हो जाते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, और अलग अलग नक्षत्रों को इम्पैक्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप आप कहाँ तक हिसाब करते रहोगे? इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा हमें नियमित अंतराल पे ग्रहों के नक्षत्र को देखते रहना चाहिए। आप नहीं देखोगे तो आपको ये चीजें कैसे समझ में आएंगी? तो आपने शनि का जो गोचर है उसके बारे में सर्वतोभद्र चक्र में काफी जानकारी देखी मैंने। 29 मार्च से बेसिकली 29 नवंबर तक ही बताया। तो ये कितना हो गया, 11 - 3, 8 महीने में इतने सारे गतियां शनि ने पाली एक ही साल के अंदर, 8 महीने में। तो सोचो कि बाकी 2.5 साल में जो है 30 महीने में कितनी गतियां शनि पाएंगे, कितने चीजों को इम्पैक्ट करते हैं, कितने ग्रह उस नक्षत्र में जाएंगे जहाँ पे शनि का वेधन होगा, या शनि का जो है गोचर होगा, वहां पे आएंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट सारे ही आ जाते हैं। तो आप यानी एक जुपिटर को छोड़ के, राहु केतु को छोड़ के ही, बल्कि वेधन की जगह पे क्या पता वो फंस जाए, है ना। तो बहुत सारी चीजें देखने की होती हैं। साढ़े साती, कंटक शनि, अर्ध कंटक शनि, ये सब बड़े जनरल गोचर होते हैं, इनसे आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 12 मून साइन होते हैं, किसी भी समय पे 12 में से 5 मून साइन पे या तो कंटक शनि होगा, या अर्ध कंटक शनि होगा, या साढ़े साती होगी। तो हम सभी की समस्याओं को तो इन्हीं चीजों पे ब्लेम नहीं कर सकते ना। हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका नक्षत्र, आपकी राशि, आपका जन्म अक्षर, जन्म स्वर, तिथि, वार इत्यादि क्या शनिदेव से प्रभावित हैं या नहीं। अगर हैं, तभी तो आपको शनिदेव का उपाय करके फायदा होगा। और उपाय भी उन्हीं चीजों के होते हैं जिनका समाधान होता है। जिनका समाधान ही नहीं है, उनके लिए आपको उपाय करके भी कोई फायदा नहीं होगा। शनिदेव की गति निरंतर 2 3 महीने में बदलती रहती है, इसलिए हमें नियमित तौर पर ट्रांजिट की स्टडी करनी चाहिए, और उसी हिसाब से उपाय इत्यादि में यदि आपका भरोसा है तो करो, और काम करेंगे तो करो। अदरवाइज भगवान का नाम लो, शांति से लाइफ जियो। शनिदेव न्याय के अधिष्ठाता हैं, कर्म अच्छे रखो, वो भी आपसे खुश होंगे, आपको अच्छा फल देंगे। नेचर नेचर तो उनका मैलेफिक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो जिनके कर्म ठीक रहते हैं उन्हें वो उनके लिए बहुत सॉफ्ट हैं, उनको फल भी अच्छा देंगे, उनके साथ नरमी से पेश भी आते हैं, भले ही उनकी दशाएं खराब हो। तो शनिदेव में अपनी अटूट आस्था विश्वास रखिए, और अपनी पूरी श्रद्धा से काम कीजिए। तो शनि का जो अपकमिंग गोचर है मीन राशि में, उस पर जो मैंने चर्चा की, आशा है आपको समझ में आई होगी।
बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनके कोई फीडबैक होंगे, डाउट होंगे, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, या और भी कोई अन्य क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं फिर आपसे कहता हूँ ये बात। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक अवश्य करें। देखो, शनि के गोचर से ऐसे डरने वाली बात कोई नहीं होती है, बस शनि देव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना उनसे कीजिए। कर्म भी अच्छे कीजिए कीजिए, क्योंकि वो न्याय के डिस्पेंसर हैं, न्याय के यानी अधिष्ठाता हैं। न्याय देना उनका काम है। तो जज के सामने यदि आपके कर्म ठीक होंगे तो ऑब्वियसली फल भी आपको ठीक ही मिलेगा। तो जो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसी मेरी आशा है। मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आगे भी आपके साथ समक्ष नए नए कंसेप्ट्स पर, नए नए विषयों पर वीडियो लेके आऊँगा। अच्छी किताबें दिखाने का प्रयास होगा मेरा। भगवान राम आप सबको ठीक रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय श्री राम।